हेलो गाइस, दिस साइड अवधेश शुक्ला। आज आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के लिए हम आए हैं। एक नया टॉपिक अकाउंट्स का है, जिसमें आज अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे एनपीओ। ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जाएगी। मैं अकाउंट से सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा, जहाँ जहाँ जो कॉन्सेप्ट लगता है वो सारे। मैंने मोस्टली अपने कैरियर में देखा है, स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं अकाउंट्स को, उनको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं होती, वो तो रट्टा मार रहे होते हैं। आपने 11th के अकाउंट्स कैसे करी डजंट मैटर, बट 12th के अकाउंट्स आपको कॉन्सेप्चुअल करनी बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। दैट्स व्हाई टाइम है आपके पास कि आपने कॉन्सेप्ट को सुधार लें। इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस वीडियो के बाद, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्कोर 90%, जो 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, जो बच्चे 12th एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, जो 12th में आए हैं। प्लस एक वीडियो आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो 12th वाले बच्चे हैं, अगर उनकी बोर्ड डेटशीट आती है तो विद इन 10 to 20 डेज कैसे अपने स्कोर को बूस्ट करना है, उसके ऊपर एक वीडियो आएगी। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहेंगे आप लोग, और अपने कमेंट से सजेशन देते रहेंगे कि कैसे क्या करना है। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा एनपीओ की वीडियो को स्किप ना करे, बीच बीच में से उसको स्किप करते ना देखिए। अगर उसको ऐसे देखता है तो उससे कॉन्सेप्ट बुझ जाएंगे। और एनपीओ क्या है चैप्टर जहां बच्चों को, मोस्ट स्टूडेंट्स को लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको टीएस ग्रेवाल के मोस्टली क्वेश्चंस, या अगर आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन किसी भी ऑथर का, किसी बुक का, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। एनपीओ का प्रॉपर सारे क्वेश्चंस करवा के आपको 3 वीडियोस में कवर किया जाएगा, जिसके लिए फर्स्ट वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और ट्रीटमेंट्स हैं कुछ चीजों की। आपको मैं बता दूं, हर टॉपिक को केस बाय केस समझाया जाएगा। अगर आपको सारे केस क्लियर होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको चैप्टर क्लियर होगा। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ कहते हैं। माइंड में क्वेश्चन आता है कि एनपीओ होता क्या है, ये नॉन प्रॉफिट का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में, एक ऐसी संस्था यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहा है, बट वर्क का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती है सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कई ऑथर्स को एनटीओ भी कहते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो बच्चों को बहुत कम पता होता है। नॉन ट्रेडिंग क्यों कहते हैं, अगर मैं डिटेल में जाऊं तो इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन कहते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स के कौन से सेक्शंस हैं वो आपको इनकम टैक्स वीडियोस में कवर किए जाएंगे। अभी आपका लेवल बहुत कम है, इसलिए मैं इनकम टैक्स की बातें नहीं करूंगा, लेकिन सिंपल सी बताऊंगा कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते अगर आपने कोई भी ट्रस्ट या एनपीओ खोला है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना है, पब्लिक वेलफेयर करना, जनहित जन कल्याण के लिए कार्य करना। एग्जाम्पल के स्कूल्स आपने देखिए, बहुत सारे को फाउंडेड स्कूल्स हैं आपके पास, हॉस्पिटल्स, बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, जैसे आपने टाटा मेमोरियल ट्रस्ट नाम सुना है, माता चिंतना देवी का आपका हॉस्पिटल है। इसके रेदर देन आपके पास कई है स्कूल है, डीएवी एक को फाउंडेड स्कूल है, राम जैसे को फाउंडेड स्कूल है, क्लब, फुटबॉल क्लब होते हैं, बार काउंसिल्स होते हैं जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं अपने मेंबर्स के, पब्लिक के लिए, टेम्पल्स, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, एनपीओ के एग्जांपल्स। अब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल देते हुए एनपीओ को स्टार्ट करूंगा और कौन से बाय कौन पढ़ेंगे। माइंड में क्वेश्चन आया कि सर अगर एनपीओ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो इसके अकाउंट्स क्यों बनाए। बिकॉज अकाउंट्स कॉन्सेप्ट समझ में आती क्या, तो मैंने प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो हम प्रॉफिट और लॉस क्यों निकाल रहे, जब हमारा बिजनेस ही नॉन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और लॉस की बात क्यों आई। तो इनके बुक्स अकाउंट क्यों बनेंगे, तो इनके बुक्स अकाउंट बनाने क्यों जरूरी है, ध्यान सुनते हैं।
इन ट्रस्ट के पास डोनेशन, दान और अलग अलग तरह से मेंबर से रिसिप्ट होती है, जो इन संस्था के मेंबर बन जाते हैं उनसे रिसिप्ट होती है। अब इन ट्रस्ट को, इन संस्थाओं को गवर्नमेंट को डिस्क्लेमर देना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, इसे बताना पड़ता है कि एक्चुअल में डोनेशन कितनी आई, उस डोनेशन का हमने यूज कहां कहां करा, डोनेशन का यूज हमने कितना पैसा कितना यूज करा, कितना बचा हुआ है, वो सारी डिटेल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। कुछ एग्जांपल तो इंडिया का सबसे रिचेस्ट ट्रस्ट तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक मंदिर, माता वैष्णो देवी मंदिर, ऐसे बड़े बड़े ट्रस्ट हैं जिन ट्रस्ट में इन करोड़ में आपका डोनेशन आती है। तो इन करोड़ जो डोनेशन आ रही है उसका यूज से करते हैं। इनके डोनेशन एक दिन की भी 1 करोड़ जाती है कई बार, तो कोई फेस्टिवल वगैरह। तो इनको गवर्नमेंट ने कहा कि आप भी अपनी बुक्स मेंटेन करो, बट इस बुक्स में डिफरेंस क्या रखना है, सेम वही होगी बट नाम चेंज कर दिया। नाम क्या चेंज कर हम बात करते हैं। पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? जस्ट लाइक अ समरी ऑफ कैश बुक। क्या है? समरी ऑफ कैश बुक। अब कैश बुक आपने लैंड कर पढ़ाई, तो वैसे ही वही कॉन्सेप्ट है जो रियल नेचर है बेस होता है। आपने लैंड में 3 नेचर, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। अगर किसी को नेचर ऑफ अकाउंट नहीं आते हैं तो अभी हम अपकमिंग 11th की वीडियोस लेके आएंगे जिसमें कवर करेंगे कि रियल, पर्सनल, नॉमिनल नेचर क्या होता है। तो मतलब रियल नेचर क्या है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जब आएगा रिसिप्ट होगी, डेबिट जाएगा, पेमेंट होगा, क्रेडिट। तो जस्ट लाइक सिमिलर एज कैश बुक, जब आता था याद होगा लैंड पढ़ा था आपने, डेबिट होता था, पेमेंट जब जाती थी क्रेडिट होती थी। अच्छा, मैंने ये बात क्यों बताई आपको? आपका एग्जाम में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं जो 12 स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोगों के नॉलेज के लिए काम आएगा जो सीए वगैरह के फाउंडेशन बच्चे करेंगे। देखो बेसिक आपका सेम रहेगा, चाहे 12th में हो, चाहे सीए फाउंडेशन में हो, चाहे सीएम में हो, बेसिक कहीं नहीं चेंज होगा। हाँ, थोड़ा सा कोर्स सीए और सीएम में ज्यादा है तो उनको एक अलग से वीडियो कवर किया जाएगा कि कैसे सीए वाले बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है और सीएम में क्या डिफरेंट कोर्स है, वो एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, इसमें 12th का सिलेबस कवर नहीं होगा। तो इसका रियल नेचर क्या होता है? 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। तो पता होना चाहिए इसका नेचर क्या होता है आपके पास, रियल नेचर। अब जो पैसा रिसिप्ट हुआ और जो पेमेंट हुई उसको हमने यूज कैसे करा, तो उसका नाम पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या होता है? जस्ट अ समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है? समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था जिसमें हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, सिमिलरली यहां पर भी सरप्लस यानी प्रॉफिट, डेफिसिट यानी लॉस करके आता है। बस नाम चेंज किए गए हैं बिकॉज इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं, बट काम इनका वही है कि जो इनका पैसा है उन्होंने किस डिफरेंट एक्टिविटीज पे स्पेंड करा, एक्सपेंडिचर करा, एसेट्स खरीदी, किसी को वेजेस दी, इनकम, उस सर्विसेज को देने पे क्या पता है कोई रिसीव हुई, कोई इनकम आई हो, तो चीज क्या होता है जिसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल। आपको लाइफ टाइम याद रखना है, जिन भी अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है उन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर होता है। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। आपको 11th के लेक्चर्स में कवर किया जाता है कि बैलेंस शीट क्या होता है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने वाली स्टेटमेंट होती है, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कवर करती है। अब यहां 2 बैलेंस शीट बनती है, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की। माइंड में क्वेश्चन है 2 क्यों बनती है? देखो यहां पर हमें कैपिटल जो होता है और कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ता है। क्यों बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ता है? बिकॉज कोई बिजनेसमैन नहीं है जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, तो मैं अपनी ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंट्स के ड्यूल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ सारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दी जाएगी और आपको कौन से पता होना चाहिए, कौन से कहां लगते हैं। तो ड्यूल कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था हमने? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर दूं तो वह क्या बचेगी? कैपिटल। तो ड्यूल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग यहां पर हम क्या निकालते हैं? कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट बनती है करंट ईयर की बैलेंस शीट। जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट सिर्फ शो करते हैं इस साल की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के नाते हम लोग करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आपको यहां जनरली 2 वर्ड देखने को मिलेंगे, इन 2 वर्ड्स के मीनिंग करना बहुत जरूरी है। कभी आप देखोगे नीचे लिखा मिलेगा फॉर द ईयर एंडेड। जब फॉर द ईयर एंडेड लिखा मिलेगा तो उसका मतलब होता है वो अकाउंट एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बन रहा है, मतलब उस साल के लिए बन रहा है, पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, यानी अक्रूवल बेस्ड कॉन्सेप्ट बनता है।
तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक पर्टिकुलर ईयर के लिए मेंटेन करते हैं, दैट्स व्हाई हम वहां लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। कई जगह देखोगे आप एज ऑन या एज एट लिखा होता है। एज ऑन या एज एट का मतलब होता है अब तक, यानी जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, सिंस उस डेट से लेके आज की डेट तक हमारे पास क्या पोजीशन है। तो कहां पर एज ऑन यूज होता है, कहां पर एज एट यूज होता है, इसको अभी हम पढ़ते हैं जब डिटेल में हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। तो एक बार आप इसको नोट करें, वीडियो पॉज करके, फिर आप आगे देखते हैं क्या होता है इसके आगे। तो फ्रेंड अभी हमने बात करी थी रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। याद रखना इसमें हर एक एंट्री का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। अगर मीनिंग नहीं पता तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रट्टे से 12th की अकाउंट्स नहीं होगी। तो प्लीज विथ मीनिंग चलना है आपको। मैंने बताया था रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं, समरी ऑफ कैश बुक, इसका नेचर क्या होता है, रियल। दैट्स व्हाई डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां पर कौन कौन सी एंट्रीज आती है रिसिप्ट्स के अंदर, तो इसकी हम बात करने से पहले बात है बैलेंस बीडी। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी रेफर्स टू ब्रॉट डाउन। क्या आता है बैलेंस, जैसे आप वहां पर ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं कैश और बैंक का, सिमिलरली यहां पर आपके ओपनिंग बैलेंस हुआ कैश और बैंक का। जो भी ओपनिंग बैलेंस है मतलब लास्ट ईयर की एसेट थी, वो लास्ट ईयर का बैलेंस इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेके आए हैं। तो लास्ट ईयर का पैसा लेके आए तो मतलब लास्ट ईयर क्या थी, हमारी एसेट थी। तो लास्ट ईयर की एसेट्स हम ब्रॉड फॉरवर्ड होके आई है, दैट्स व्हाई सच एसेट्स ट्रांसफर टू द लास्ट ईयर बैलेंस शीट। यानी जो कैश और बैंक का बैलेंस वीडियो होगा वो कहां जाएगा, लास्ट ईयर की एसेट्स के अंदर। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सब्सक्रिप्शन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैं आपको ट्रीटमेंट करवाऊंगा। इसमें 7 केसेस कवर किए जाएंगे एटलीस्ट। ये 7 केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे आप 4 मार्क्स से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है वो कवर होगा। सब्सक्रिप्शन होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में चंदा बोलते हैं, लेकिन एक चंदा देने का राइट किसके पास होता है, मेंबर्स के पास। एक नॉन मेंबर सब्सक्रिप्शन दे सकता। सपोज कर लिए दिल्ली में सबसे ज्यादा फेमस झंडे वाले मंदिर की हम बात करते हैं, मैंने झंडे वाले मंदिर में मेंबरशिप ले रखी है। अब झंडे वाले मंदिर के अंदर मैंने मेंबरशिप ले रखी है, आपने देखा कुछ लोग बैच टांगे घूमते हैं, उनका बैच नंबर लिखा होता है। मैंने जनरल ट्रस्ट में मेंबरशिप ले लिया, तो वहां मुझे एनुअल बेसिस पे सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है। एनुअल बेसिस पे जो मेंबर होते हैं वो एनुअल बेसिस पे देते हैं। तो ये एनुअल बेसिस पे मेंबर को फिक्स हो देनी होती है। बट नॉर्मली को पता है कुछ मेंबर अच्छे हैं जो करंट ईयर का पैसा करंट ईयर दे रहे हैं, कुछ मेंबर लास्ट ईयर का पैसा अभी दे रहे हैं, कुछ मेंबर बहुत ज्यादा अच्छे हैं नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी दे रहे हैं। तो अगर आपके पास मेंबर लास्ट ईयर का आज दे रहे हैं, करंट ईयर का आज दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का आज दे रहे हैं, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, बिकॉज लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, मतलब हमें सिर्फ करंट ईयर के रिगार्डिंग बनाना है, बट हमें रिसीव प्रीवियस ईयर का भी हुआ है, नेक्स्ट ईयर का भी हुआ है। तो उसे कैसे एडजस्ट करते हैं, उसे बढ़ेगा ट्रीटमेंट। उसे ट्रीटमेंट समझेंगे, 7 केस कवर करूंगा मैं जिनके साथ ट्रीटमेंट समझेंगे। फिर अभी के लिए आपको समझिए समझना है, सब्सक्रिप्शन एक चंदा होता है, एक एनुअल पेमेंट होती है जो सिर्फ मेंबर देता है अपने एनुअल बेसिस पे, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट में हमारी इनकम मानी जाती है। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डोनेशन। बच्चा यहां कंफ्यूज होता है। डोनेशन डिफरेंट है सब्सक्रिप्शन से। डोनेशन देने का राइट मेंबर एज वेल एज नॉन मेंबर दोनों के पास होता है। यानी अगर आप किसी ट्रस्ट के अंदर मेंबर नहीं है और आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आप डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते। अच्छा, कोई मेंबर डोनेशन देना चाहे, हाँ वो दे सकता है। कैसे, एग्जांपल पढ़ते हैं। डोनेशन 2 तरह की होती है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जिसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि इस ऑब्जेक्ट की डोनेशन दी गई। जैसे सपोज के लिए मैं मंदिर गया, मंदिर जाने के बाद मैंने कहा 1 लाख रुपए और यहां शंकर भगवान की मूर्ति लगवा दी, तो वो स्पेसिफिक हुई। आपने देखा बहुत सारे मंदिरों में पानी का प्याऊ लगा होता है, वाटर टैंक लगा होता है और लिखा होता है स्वर्गीय इस बंदे के नाम पर लगवाया गया। स्टेयर्स पे लिखा होता है इस बंदे के नाम पर लगवाया गया। भगवान की मूर्ति पे लिखा होता है, अगर नहीं देखा तो देखना अगली बार से। तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पस पे दिया गया।
अब वो पर्पस पूरा करना जरूरी है। सपोज मैंने 1 लाख रुपीज दिए और मैंने कहा यहाँ शंकर भगवान की मूर्ति लगवानी है। मैं 1 महीने बाद गया, मैंने देखा मूर्ति नहीं लगी। मैंने पंडित को बुलाया, और पंडित जी क्या बात है, आपने 1 लाख रुपए लिए थे, मूर्ति लगाई नहीं आपने। तो यहाँ पंडित जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि पंडित जी वो मेरा पैसा वापस कर दे या काम करे। दैट्स व्हाई इट्स बिकम आवर लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी क्यों बनी समझ में आया? क्योंकि जिस पर्पस के लिए दी गई है वो पर्पस करना जरूरी है। अगर वो पर्पस नहीं करा तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। सपोज आपके स्कूल में कोई आया, उसने बोला यार यहाँ पर मैच करवा दो बच्चों का। ठीक है जी, मैच करवाने का खर्चा वगैरह मैं दूंगा। सपोज मैंने 50,000 दिया, मैंने कहा आपके स्कूल में क्रिकेट मैच हो जाए। जैसे आप देखते हो स्पॉन्सरशिप में होता है, आप वीवो आईपीएल स्पॉन्सर है वीवो, तो वो चीज क्या है, आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है। अब जब भी आईपीएल होगा तो उसमें वीवो की ऐड आएगी, कंपलसरी है, बिकॉज वीवो ने पैसा दिया, आईपीएल की मेंटेनेंस का खर्चा दिया। अब बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं बोलते हैं स्पॉन्सर बाय द पैक स्टूडेंट, तो उसका मतलब वो स्पॉन्सर कर रहा है उस प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम करना जरूरी है। अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो जो ट्रस्ट वो प्रोग्राम करवाया तो ट्रस्ट उसको पैसा करेगी, वापस करेगी। दैट्स व्हाई इट्स बिकम लायबिलिटी। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर मान लो एग्जाम में गिवन ही नहीं है पर्पस, फिर कैसे पहचानूंगा मैं? तो देखो बेटा, अगर एग्जाम में पर्पस गिवन नहीं है और सब्सक्रिप्शन जो पूरे साल का मिला है, सब्सक्रिप्शन से ज्यादा या इक्वल डोनेशन का अमाउंट है, तो इसका मतलब है कि वो इतना ह्यूज अमाउंट कोई डोनेशन दे रहा है, हो सकता है फ्यूचर कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए। दैट्स व्हाई फर्म यहां पर अजम्पशन लेती है, और पता है अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन फुल्ली अजम्पशंस। दैट्स व्हाई फर्म यहां पर अजम्पशन लेती है कि अगर डोनेशन का पैसा सब्सक्रिप्शन से भी ज्यादा आ रहा है या उसके इक्वल आ रहा है तो उसे मान लेंगे अपनी लायबिलिटीज। इसके rather than अगर डोनेशन का पैसा सब्सक्रिप्शन के पैसे से कम आ रहा है, कोई स्पेसिफिक पर्पस, जैसे आप मंदिर गए, आपने आरती की थाली में 1 रुपए डाल दिए, दान पेटी 10 रुपए डाल दिए, दैट इज बिकम नॉन स्पेसिफिक, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, तो उसको क्या मान लेंगे हम? इनकम। तो रफली याद करना है आपको, डोनेशन 2 तरह की है, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कौन सी है? जिसका पर्पस क्लियर है, तो उस पर्पस से करना पड़ेगा, दैट शुड बिकम आवर लायबिलिटी। अगर नहीं पहचान मिल रहा तो कैसे? सब्सक्रिप्शन से कंपेयर करेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो कम है डोनेशन से, तो क्या मान लेंगे उसे लायबिलिटी। नॉन स्पेसिफिक, कोई पर्पस डिक्लेयर नहीं करा, क्या मान लेंगे उसे? इनकम। द नेक्स्ट वन इज एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अब एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस क्या होती है? सपोज कोई न्यू पर्सन मेंबर बनना चाहता है, अब कोई नया पर्सन इस ट्रस्ट का, सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है, तो वो जब आएगा तो कुछ फीस देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। जैसे सपोज आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो कुछ फीस पे करनी पड़ती है, तो सिमिलरली कोई मेंबर अगर ट्रस्ट में ज्वाइन करता है तो उसे कुछ फीस पे करनी पड़ती है, हम एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस बोलते हैं। ये फीस तो ऐसी क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। तो आपको अभी ये चैटिंग पढ़ाई है, आगे कवर टीडी कर रहा हूं मैं, एक बार का रीजन देता हूं कि कैश इन बैंक क्या था, लास्ट ईयर का था, जिसने लास्ट ईयर क्या ऐड हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन जो हमारी इनकम है। कौन देता है? मेंबर। डोनेशन मेंबर, नॉन मेंबर दोनों दे सकते हैं। अगर आपका पर्पस डिक्लेयर तो स्पेसिफिक लायबिलिटी बनेगी, नहीं पर्पस डिक्लेयर तो इनकम बनेगी। एंट्रेंस फीस, जब न्यू कोई मेंबर ऐड होता है तो फीस पे करता है, तो उसे बोलते हैं एंट्रेंस फीस। इससे एक बार आप वीडियो पॉज कर नोट करें, फिर उसके बाद आगे कवर करते हैं। नाउ गाइस, हम आगे बात करते हैं बैलेंस रिसिप्ट्स में क्या क्या आता है। अब जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं उनको बड़े ध्यान से केयरफुली सुनना। जैसे लिखा है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी ट्रस्ट में मेंबरशिप ले सपोज आपने, अब ट्रस्ट मेंबरशिप लेने के बाद आपने कहा मुझे एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। मैं एनुअल सब्सक्रिप्शन ना दे करके लमसम में 20 से 30 साल का पैसा इकट्ठा दे देता हूँ। सपोज जेंडर एंड ट्रस्ट में गया कोई पर्सन, उसने वहां जाके बोला कि भैया मेरे से 20-30 साल की फीस इकट्ठे ले लो, हर साल का मैं नहीं दे पाऊंगा, भूल जाऊंगा। तो मैं ठीक है सर, आप लमसम में मुझे कुछ पैसे दो। आपने 20 से 30 साल के अंदर की फीस दे दी, मान सपोज के लिए आपने 30 साल की फीस दे दी, लेकिन इन बिटवीन अगर अनफॉर्चुनेटली जिस पर्सन ने ये फीस उसकी डेथ हो जाती है, तो ट्रस्ट को या तो पैसा वापस करना पड़ेगा या उसकी फैमिली का केयरटेकर बनना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द फंड बिकम लायबिलिटी। एग्जांपल,
अगर आप में से कोई व्यक्ति किसी ट्रस्ट में जाता है, जैसे अगर आप में से कोई बच्चा जनरल ट्रस्ट में जाता है, तो जहाँ जनरल माता की मूर्ति लगी है उसके अगर आप बैक साइड जाओगे तो उस बैक साइड पे 2 बंदों की फोटो लगी हुई है, वहाँ लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस पेड करने इतने टाइम से इतने टाइम तक। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से, तो लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन लमसम में कुछ टाइम की फीस इकट्ठे दे देता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फंड का पैसा उसको करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, या उसकी फैमिली का केयर टेकर उस ट्रस्ट को बनना पड़ता है। दैट्स व्हाई सच फंड बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ ट्रस्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज लेगेसीज। लेगेसीज को हम बोल सकते हैं विरासत में जब कोई चीज मिलती है। इसका मतलब क्या है? जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, अपना लीगल हियरिंग नॉमिनी यानी वारिस उत्तराधिकारी डिक्लेयर करना मर जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट किसी ट्रस्ट को देती है, जो ट्रस्ट उस प्रॉपर्टी का केयरटेकर बन जाता है। तो ट्रस्ट की वो प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? लायबिलिटीज। दिल्ली में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रामजस। जब राय केदार नाथ की डेथ हुई तो राय केदार नाथ का कोई लीगल नॉमिनी नहीं था, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी का कोई लीगल नॉमिनी ना होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी आज प्रॉपर्टी की क्या है? केयरटेकर। द नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अगर आपके पास कोई ओल्ड न्यूज़पेपर स्क्रैप पड़ा, उसको आप मार्केट में बेचते हो, उससे जो पैसा आएगा वो क्या बन जाएगी? आपकी इनकम। अगर आपको लेगेसीज क्लियर है तो लेगेसीज का मैं एक एग्जांपल बता सकता हूँ आपको। बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी सुरैया। जब सुरैया की डेथ हुई तो उसका कोई लीगल नॉमिनी था, तो उसने शादी नहीं करती, तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने देवानंद को ऑफर करी। देवानंद उस टाइम पे उसका रिलेशनशिप में था, लिविंग में था, दैट्स व्हाई, पर शादी नहीं हुई। तो देवानंद ने प्रॉपर्टी से मना कर दिया और बोला कि जब मेरी शादी हो तो मैं उस प्रॉपर्टी का लीगल नॉमिनी भी नहीं बन सकता। बाद में कुछ साल तक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास रही। कुछ साल बाद पाकिस्तान से एक पर्सन आया, जिस पर्सन ने आके डिक्लेयर करा कि वो उसकी बुआ थी, दैट्स व्हाई वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर। तो गवर्नमेंट तब तक उस प्रॉपर्टी को होल्ड करती जब तक कोई लीगल नॉमिनी आ जाए। तो लीगल नॉमिनी नहीं है, गवर्नमेंट पता है केस डालना नहीं है, तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखती है, बट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से लेके लायबिलिटी रहती है। दैट्स व्हाई लेगेसी। तो लेगेसीज का मतलब जब कोई पर्सन मर जाता है उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेती है या ट्रस्ट ले लेती है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? जब कोई पर्सन लमसम में फीस देता है 20 से 30 साल, जो बच्चा कंफ्यूज होता है, दोनों पैसा मार ले लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन फ्रॉम शो प्रोसीड। अगर आपने कोई शो करवाया, लाइक क्रिकेट मैच टूर्नामेंट करवाया, वहां से कलेक्शन आ गई, आपने माता का जागरण करवाया, वहां से कलेक्शन आ गई, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? इनकम। लॉकर रेंट। अगर ऐसी ट्रस्ट आपको लॉकर लेने फैसिलिटी देती है, जैसे बैंक वगैरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज देती हैं, तो अगर वहां से कोई रेंट आया तो आपकी क्या बन जाएगी? इनकम। सेल ऑफ एसेट्स। अगर आप एसेट्स को बेचते हो तो कुछ पैसा आएगा, रिसिप्ट होगी, बट उसको कैसे निकालते हैं, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या परचेज क्या होती है, उसके हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। जहां जब ट्रीटमेंट लिखा है दोस्तों, वहां आपको कॉन्सेप्ट्स कवर किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ केसेस। तो ये आपकी रिसिप्ट कंपेयर कवर है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें और एक्स्ट्रा है, जैसे एंडोमेंट फंड, म्यूचुअल फंड वगैरह, वो 12th लेवल पे लिए, सीए स्टूडेंट्स के लिए, तो वो अगली वीडियोस में कवर किए जाएंगे उनके लिए स्पेशली। तो एक बार आप यहाँ तक का नोट करें, फिर हम पेमेंट की बात करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पेमेंट्स की। अब जो इन ट्रस्ट के पास पेमेंट आता है, पैसा आता है, उसको कैसे यूज करते हैं, जो उन्होंने वो रिसीव हुई थी, उस रिसीव कैसे यूज करा डिफरेंट काइंड्स की पेमेंट के। तो जनरली सबको एक्सपेंस आता है बिजनेस चलाने में या कोई भी संस्था चलाने में, कोई भी प्रोग्राम चलाने में, जैसे कि रेंट देना पड़ता है इनको भी। अगर कुछ हायर करते हैं, चेयर ले ली इन्होंने, कोई प्रोग्राम करवाना उसके लिए, लाइक जागरण करवाना, चेयर ले ली, कोई सिस्टम वगैरह ले लिया, वेजेस में कोई मजदूर काम कर रहे हैं, सैलरी, कोई मैनेजर वगैरह रखा हुआ है, कमीशन, कोई एजेंट वगैरह रखा हुआ है। तो जैसे नॉर्मली बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, सिमिलरली दोस्तों इनको भी वो एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज परचेज ऑफ एसेट। अगर आप परचेज करते हो एसेट्स को तो आपकी पेमेंट होगी, दैट में कैश जाएगा। इसको हम ट्रीटमेंट में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ एसेट्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स की हम ट्रीटमेंट सीखेंगे फिलहाल। पीरियोडिक आता है अपकीप ऑफ ग्राउंड। अपकीप ऑफ ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जितने पार्क वगैरह होते हैं, उन पार्क्स वगैरह की साफ सफाई खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा इन ट्रस्ट को दिया जाता है। जैसे आपके नियर बाय ट्रस्ट पार्क होंगे, जैसे हमारे घर के नियर बाय पटेल पार्क है, रॉक गार्डन है,
तो इनको रियल मेंटेन करने के लिए ट्रस्ट चलता है, जो ट्रस्ट की साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखता है, तो इनको बोलते हैं अपकीप ऑफ ग्राउंड। ये हमारा एक्सपेंडिचर माना जाता है। पीरियोडिकल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। मतलब इनको पीरियोडिकल, सिंपल देखा जाए तो पीरियोडिकल का मतलब धार्मिक पुस्तकें, जैसे भगवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, ये सारी हमारी धार्मिक पुस्तकें। अभी बुक्स जो होती हैं, ये बुक्स जनरली 500, 600, 1000 रुपए की आ जाती है, बट इनकी लाइफ वैलिडिटी बहुत लंबी होती है। अगर ये फट भी जाए तो हम घर में से फेंकते नहीं, संभाल के रखते हैं। आप जैसे बहुत सारे चरण में दादा परदादा की रामायण वगैरह पड़ी हुई है आपके घर में, आप उसे फेंकते नहीं, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है। तो क्या हम उसको एसेट्स मान लें, क्योंकि इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है। आपने क्वेश्चन पढ़ा था जिसका रेट 1 साल से ज्यादा मिलता है वो एसेट्स मान लेते हो, फिक्स एसेट्स। क्या इसको एसेट्स मान लें? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? बिकॉज ऑफ मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अकाउंटेंसी। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आइटम मैटीरियल है, मतलब अमाउंट वर्थफुल है, उसको हम एसेट्स माने। जिनका अमाउंट नॉन मैटेरियल है, नॉन वर्थफुल है, तो उसको भले उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा से हम एसेट्स नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप कैलकुलेटर परचेज करते हो, कैलकुलेटर लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, बट फिर भी हम उसे एक्सपेंस बोलते हैं, एसेट्स नहीं बोलते। सिमिलरली जो पीरियोडिकल्स है, ये लाइब्रेरी बुक्स नहीं है। लाइब्रेरी बुक्स को बगैर डेफिनेशन लगता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। पीरियोडिकल्स ऐसी बुक्स हैं जिनको लाइफ टाइम यूज करते हैं, बट इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसमें हम 100% डेफिनेशन मारते हैं, 1 साल में उसका एक्सपेंस मान लेते हैं। तो पता होना चाहिए पीरियोडिकल्स क्या होता है। जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, रामायण वगैरह, इसको हम एक्सपेंस क्यों मानते हैं? भले से लाइफ 1 साल ज्यादा होती है फिर भी, क्योंकि ये मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है। इसके अलावा और कोई बुक है, लाइब्रेरी बुक वगैरह है, तो उन पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। डॉक्टर्स ऑनरेरियम। डॉक्टर ऑनरेरियम का मतलब किसी सम्मान के, रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए कराया खर्चा। जैसे आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन होता है, तो कोई चीफ गेस्ट आता है, लाइक सीएम वगैरह आए, आपके यहाँ नियर बाय के एमएलए एमपी आए, तो उनको बुके दे दिया या कोई शॉल उड़ा दी, तो वो चीज क्या है? बेसिकली ऑनरेरियम खर्चा। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। पटेल नगर के पास रेंद्रा पैलेस में एक बीएल कपूर नाम का हॉस्पिटल है। जब बीएल कपूर हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन हुई, तो उस इनॉग्रेशन में हमारी एक्स सीएम लेट श्रीमती शीला दीक्षित आई, जिन्होंने शीला दीक्षित ने उसका रिबन काट के इनॉग्रेशन करा। तो उस टाइम पे उनको बुके दिया, उन्होंने जो भी एक्सपेंस करा वो सारा एक्सपेंस कहाँ आएगा? डॉक्टर्स ऑनरेरियम के अंदर। फिर लास्ट में ज्यादा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसका होता है? वही कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस, जो इस साल का है, तो कहाँ पे है? करंट ईयर में। तो इसको रिवीजन करते हैं क्या? हमने इसमें से पहले बैलेंस वीडियो आया था, वो कहाँ जाता है? लास्ट ईयर कैश के अंदर। सब्सक्रिप्शन कौन सा है? मेंबर। डोनेशन कौन देता है? मेंबर, नॉन मेंबर। डोनेशन 2 तरह की होती है, एक स्पेसिफिक, एक नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कौन सी होती है? जो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, जैसे डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन टेंपल। इसे कैसे पहचानेंगे? जब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डोनेशन के अमाउंट से कम हो या वही लायबिलिटी होती है। नॉन स्पेसिफिक इनकम होती है। एडमिशन फीस क्या होती है? जब कोई न्यू मेंबर आता है वो हमारी इनकम होती है। मेंबरशिप फीस क्या होती है? जब कोई नया, जब कोई पर्सन लमसम में 20 से 30 साल की फीस कट देता है, इन उसकी डेथ हो जाती है, तो वो पैसा फर्म के लिए, संस्था के लिए लायबिलिटी बन जाती है। लेगेसीज, जब कोई पर्सन अपना लीगल नॉमिनी, उत्तराधिकारी, वारिस निश्चित नंबर जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी से ट्रस्ट को डोनेट कर दी जाती है। आपके पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या कोई आप चीजों को बेच रहे हो स्क्रैप में, कोई कलेक्शन हो गया, कोई शो करवाया आपने, उससे इनकम आई, कोई लॉकर रेंट से इनकम आई, एसेट से पैसा आया, उसको ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। पेमेंट में कोई भी एक्सपेंस करा आपने, रेंट, वेजेस, सैलरी, कोई एड परचेज करी, ट्रीटमेंट सीखेंगे भी हम। अब कीप ऑफ ग्राउंड, जो पार्क्स वगैरह होते हैं उनकी मेंटेनेंस का खर्चा। पीरियोडिकल धार्मिक पुस्तकें जो मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से 1 साल के अंदर राइट ऑफ कर दी जाती हैं। ऑनरेरियम किसी के रिस्पेक्ट के लिए खर्चा किया जा रहा है या बुके वगैरह दिया जा रहा है, तो वो ऑनरेरियम, और लास्ट में हो जाता है बैलेंस शीट। तो एक बार दोस्त नोट करके आप रिवीजन करा करेंगे। जब नोट करके रिवीजन करेंगे तो आपको क्लास में चीजें आ जाएंगी। इसके बाद अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो प्लीज नोट डाउन इट केयरफुली। फ्रेंड्स, हम आगे स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। बट उससे पहले एक बात, आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा शेयर करें। जितना आप लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। और अगर आपके लाइक ज्यादा आते हैं तो डेफिनेटली मैं आपकी नॉलेज तो इंक्रीज करूंगा, जॉब के रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग, टाइम पर आपको मोटिवेशन है, सारा काम किया जाएगा इन वीडियोस के अंदर। तो प्लीज सपोर्ट मी। जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब मैं कुछ नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई
जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उतना सपोर्ट करें, और कमेंट करें, अपने ओपिनियन शेयर करें, कोई सजेशन दे या सजेशन आपको चाहिए तो पूछे मेरे से, ठीक है। तो दोस्त हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन की। 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। पहला आपको रखना है अक्रूवल बेस्ड कॉन्सेप्ट। अक्रूवल बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल बेस्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके पास सर्विस रिसीव हो या कैश रिसीव, सर्विस प्रोवाइड करी हो सॉरी, या कैश रिसीव हो, विच एवर इज अर्लियर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऑन दैट बेसिस। यानी अगर सपोज कोई बच्चा मुझे आज फीस दे जाता है, भले मैं 10 दिन बाद क्लास स्टार्ट करता हूं, तो उसकी एंट्री आज ही की जाएगी। कोई स्टूडेंट मुझे क्लास स्टार्ट होने के 1 महीने बाद फीस देता है, बट उसकी एंट्री उस दिन करती है जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई है, यानी जो काम पहले हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के आपको देखना है कि जिस साल सर्विस दी है, आई रिपीट, जिस साल सर्विस दी है इनकम उस साल की मानी जाएगी, भले ही पैसा कभी रिसीव क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एक स्टूडेंट है जो 11th में पढ़ता था मेरे इंस्टीट्यूट में, अब वो 12th में मुझे आके 11th की फीस पे करना है। अब उसने 11th पढ़ा, फीस नहीं दी, मुझे 12th में आके फीस दी, तो क्या वो इनकम इस साल की मानी जाएगी? नहीं, वो इनकम पिछले साल ही मान ली गई थी, बट उसने पैसा मुझे इस साल दिया। तो रिसिप्ट दोस्तों इस साल की बनी, बट इनकम लास्ट ईयर बन चुकी थी, बिकॉज सर्विस मैं लास्ट दे चुका था। जिस साल सर्विस देते हैं उस साल की इनकम मानी जाती है। सिमिलरली सपोज एक बच्चा आता है, मुझे कहता है सर नेक्स्ट ईयर की फीस एडवांस रखो, आपको पढ़ाया समझ में आ रहा है, मुझे नेक्स्ट ईयर भी आपसे पढ़ूंगा, फीस एडवांस रख लो। अब उसने मुझे नेक्स्ट ईयर फीस आज दे दी, क्या मेरी इनकम बन जाएगी? नहीं, क्योंकि सर्विस में नेक्स्ट ईयर दूंगा, वो भी लायबिलिटी बन गई पैसा। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है जिस साल सर्विस दी है उस साल की इनकम बनेगी, पहली चीज। दूसरी बात, अगर पैसा जल्दी मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है, तो लायबिलिटी आपकी, क्या पहले मिल गया पैसा तो है लायबिलिटी। और अगर एरियर्स है, आई रिपीट एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, यानी लास्ट का पैसा है, तो क्या हमारी एसेट्स, यानी पैसा आना है लेकिन आया नहीं, ड्यू बट नॉट रिसीव, दैट मीन एरियर्स या आउटस्टैंडिंग। ओके दोस्तों, तो इसको केस वाइज समझते हैं। पहला केस है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर बट रिसीविंग प्रीवियस ईयर। इस साल का पैसा मुझे पिछले साल ही मिल गया था, यानी अभी 2021 की फीस मुझे 2020 में ही बच्चे दे दी। जब उस बच्चे ने मुझे पिछले साल फीस दी थी, तो वो पैसा मेरे लिए क्या था? मेरी लायबिलिटीज। मैंने बताया जब पैसा टाइम से पहले मिल जाए वो क्या बनती है? हमारी लायबिलिटीज। तो वो पैसा मेरे लिए क्या था लास्ट ईयर? एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या था? वो एडवांस सब्सक्रिप्शन था। क्योंकि पैसा था कब का? करंट ईयर का, दैट्स व्हाई से मैं इनकम में करूंगा ऐड। आई रिपीट, पैसा था कब का? करंट ईयर का। सीवाई रेफर्स टू करंट ईयर, सीवाई मींस करंट ईयर, तो करंट ईयर का दैट्स व्हाई ऐड करा। पिछले साल मिल गया था, तो पिछले मिल गया थी वो लायबिलिटी। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर बट रिसीव इन करंट ईयर। पिछले साल का पैसा मुझे इस साल मिला, तो पिछले साल का पैसा था मतलब पिछले साल नहीं मिला था, मैंने कहता है ड्यू बट नॉट रिसीव। पिछले साल ड्यू था बट रिसीव नहीं हुआ, तो साल क्या थी? मेरी एसेट्स। 3 चीजें, जिस साल की सर्विस है उस साल की इनकम, पहले पैसे मिले एडवांस लायबिलिटी, पैसा मिलना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग यानी एरियर्स यानी एसेट्स। तो पिछले साल का पैसा मुझे अब मिला, तो मतलब पिछले साल नहीं मिला था, यानी पिछले साल क्या था? आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट रिसीव, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पैसा का मतलब प्रीवियस ईयर का था, तो इस साल की इनकम में उसे इंक्लूड नहीं करूंगा, दैट्स व्हाई माइनस। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर बट स्टिल नॉट रिसीव। इस साल का पैसा है लेकिन अब तक नहीं मिला। अब इस साल का पैसा अब तक नहीं मिला मतलब आउटस्टैंडिंग। जब पैसा ना मिला हो तो क्या बनता है हमारा? आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर में क्या आ गया हमारा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पैसा किस साल का है? इस साल का। सर्विस किस साल दे रहा हूं? इस साल, तो इसलिए क्या जाएगा? ऐड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट रिसीव इन करंट ईयर। नेक्स्ट ईयर का 2022 का पैसा मुझे आज मिल गया, 22 का पैसा आज मिला, क्या बन गई मेरी? लायबिलिटीज। बट वो पैसा फ्यूचर का है, तो मैं उसके इनकम मिल सकता हूं? नहीं, माइनस। तो क्या सर हमें याद रखना पड़ेगा? बेटा अगर समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके दोबारा समझो। और इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, आप ये लगा दो प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस करेंगे आप तो भी
आपका आंसर आ जाएगा। बट एक क्विक रिवाइज करवा रहा हूं, 3 चीजें ध्यान रखिए। क्या दोस्तों? पहली, जिस साल सर्विस दिया उस साल की इनकम। दूसरी, पहले पैसा मिला है तो लायबिलिटी, मिलने वाला है तो एसेट्स। सब्सक्रिप्शन पिछले साल करंट ईयर की है, पिछले साल मिल गई थी तो लायबिलिटी थी। सब्सक्रिप्शन आपकी प्रीवियस ईयर की थी, इस साल मिली तो प्रीवियस ईयर की थी, दैट्स व्हाई प्रीवियस ईयर एसेट्स। इस साल का पैसा अब तक नहीं मिला, दैट्स व्हाई करंट ईयर की एसेट्स। नेक्स्ट का पैसा भी मिल गया, दैट्स व्हाई लायबिलिटी। तो अगर पहले पैसा मिलेगा लायबिलिटी, फ्यूचर में पैसा मिलना है, अभी मिला नहीं है, सर्विसेज दे चुका हूं तो मेरे लिए क्या है? एसेट्स, जो आने लेकिन आई नहीं है। और जिस साल सर्विस दे रहा हूं करंट ईयर रिलेटेड है तो वहां क्या होगा? ऐड होगा। तो सिंपल देखना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बोलें कमेंट बॉक्स में, मैं इसका एक और इजी वे समझा सकता हूं आपको। तो पहले एक बार आप इसको वीडियो को बैक करके और पॉज करके नोट करें, समझें, फिर मैं आपको कुछ केस करवाता हूं जिससे माइंड में क्लियरिटी आएगी। ठीक है जी, नोट करें प्लीज। तो फ्रेंड्स, हम ट्रीटमेंट को केस वाइज समझेंगे, जिसमें फर्स्ट केस है आपके पास। तो 7 केसेस आप रजिस्टर में नोट करेंगे और समझेंगे। जब आपको केसेस समझ में आ जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बचे हुए केसेस प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके माइंड में गारंटेड चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब केस नंबर 1, सपोज हमें 2001 की रिसिप्ट्स है। उस 2001 की रिसिप्ट्स में हमें टोटल 30,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। 4,000 लास्ट ईयर के मिले हैं, 20,000 करंट ईयर के और नेक्स्ट ईयर के 6,000। तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो लास्ट ईयर का पैसा था वो कब मिला? 21 में मिला, मतलब लास्ट ईयर में नहीं मिला था। आई रिपीट, जो लास्ट ईयर का पैसा था वो 21 में मिला, मतलब लास्ट ईयर नहीं मिला था। अगर लास्ट ईयर नहीं मिला था तो लास्ट ईयर क्या थी मेरी? एसेट्स, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या थी मेरी? एसेट्स यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 2021 का मिला, ओके, कोई नो प्रॉब्लम। 2022 का पैसा मुझे अभी मिल गया, तो 2022 का पैसा 21 में मिला। जब जल्दी पैसा मिलता है उसकी बनती है हमारी लायबिलिटी, दैट बिकम एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000। तो हमने इनकम निकालने शॉर्ट में बढ़ा, क्या बढ़ा था हमने? प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस कुछ नहीं है, माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगेन प्लस कुछ नहीं है, माइनस एडवांस। अभी चारों कॉलम भरेंगे, धीरे केस लेंगे, केस हार्ड होगा। तो क्या समझा आपने पहले केस से कि लास्ट ईयर का पैसा अब मिला है, तो मतलब लास्ट ईयर क्या था? वो आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट ईयर का पैसा ही मिला है, मतलब वो क्या था? एडवांस था। अब बच्चे माइंड में क्वेश्चन आया कि सर हम शॉर्टकट लिख दें 20,000 का 20,000 यहाँ पर। नहीं, प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अकाउंटेंसी। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बेकार है, टीचर मार्क्स काटेगा, 200 मार्क्स काटेगा। तो आपको प्रेजेंटेशन एकदम केयरफुल देनी है। तो प्रेजेंटेशन दोस्तों कोई सैक्रिफाइस मत करना, क्लियर कट करना, शॉर्टकट मारना, अमाउंट और नंबरों में शॉर्टकट हो जाएगा। केस नंबर 2 की बात करते हैं। अब यहाँ एडजस्टमेंट स्टार्ट होगी, 1 2 ऐसे धीरे धीरे होगा। अभी आपको मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे आपको। तो अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, तो केस नंबर 2 में टोटल मिले 1,40,000, जिसमें कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 20 15,000। यानी लास्ट ईयर की 15,000 आउटस्टैंडिंग थी। कितनी आउटस्टैंडिंग थी? 15,000। जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, मतलब लास्ट ईयर का पैसा अभी तक नहीं मिला, तो लास्ट ईयर क्या थी? वो एसेट्स। इसे एरियर्स भी बोलते हैं, रिपीट आउटस्टैंडिंग को एरियर्स भी बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग कितना था? 15,000 था। लेकिन इस 15 में से मुझे इस साल कितना मिल गया? 14,000। तो नेक्स्ट कितना बच गया आज मेरे पास? 1,000। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं दोबारा समझाता हूं, ध्यान समझो। एक बच्चा पढ़ता है, लास्ट ईयर इसकी फीस 15,000 पेंडिंग थी। लास्ट ईयर उसकी फीस मेरे लिए एसेट थी 15,000 पेंडिंग थी। इस साल 12वीं पढ़ने चला है, मैंने पकड़ लिया, मुन्ना पिछला पैसा चुकाया नहीं, इस साल कहां पढ़ने चले आए? उसने कहा सर पिछला भी चुका दूंगा, इस बार भी चुका दूंगा, बस पढ़ा दो आप। मैंने कहा ठीक है, ला पिछला ला। अब उसने मुझे पिछले 14,000 दिए। मैं कहा भाई 14,000 है, पिछली बार 15 पेंडिंग थे। कह सर 1,000 रुपए इस साल की फीस में ऐड कर लो, इस साल दे दो। मैं कहा चलो ओके, कि पिछली बार तेरे 15,000 थे, तूने 21 में आके मुझे 14,000 दे दिए, तो आज भी मेरे पास एसेट्स है 2,000 रुपए की, यानी मैं उस बच्चे से, उस बालक से मैं 1,000 रुपए ले सकता हूं, बिकॉज का पैसा पेंडिंग है। तो अगर आपकी फीस लास्ट से 15,000 पेंडिंग थी और आपने 14,000 पे कर दिए, दैट्स मीन आपके 1,000 आज भी पेंडिंग है, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है।
क्लास में बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, वो मुझे नेक्स्ट ईयर का पैसा या नेक्स्ट ईयर की मनी अभी एडवांस दे गए, तो नेक्स्ट ईयर एडवांस देगा तो मेरे क्या बन जाएगा, करंट ईयर में लायबिलिटी, यानी आज मेरी लायबिलिटी बन गया। फिर वही शॉर्टकट लगाया, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस करा, सब्सक्रिप्शन टोटल लेनी है 1,40,000, प्लस कुछ नहीं है माइनस 15,000, अगेन प्लस 1,000, माइनस 26,000, अगेन द आंसर इज 1 लाख। बच्चा बोले फिर शॉर्टकट मारना, नहीं दोस्तों शॉर्टकट नहीं मारना है। तो आपको ध्यान रखना इन केसेस के अंदर आपको पैसा किस साल का पेंडिंग है, लास्ट ईयर के 15,000 पेंडिंग थे, जिसमें से 14 मुझे मिल गए, तो आज भी 1,000 रुपए लेने हैं आपसे। नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे आज मिल गया, तो मेरे लिए आज क्या बन गई, लायबिलिटी। सिंपल रूल, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जहां आपको समझ में नहीं आता है वो आप वीडियो बैक करके फिर देखो, अगर फिर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो या मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, मैं आपको दोबारा रिवीजन दूंगा, दोबारा समझाऊंगा, बट आपके दिमाग में चैप्टर बैठ जाएगा, ऐसी गारंटी मैं लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी ये वीडियो खत्म कर रहा हूं, तो आपको करना क्या है, देखना है, दोस्तों में शेयर करना है, अपने स्कूल फ्रेंड से शेयर करना है, बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी होगी, बिकॉज स्कूल स्टार्ट नहीं है। तो प्लीज स्टार्ट कर देनी पढ़ाई को और टाइम वेस्ट ना करें, एक एक दिन आपके लिए कीमती है, तो उसको पूरा यूटिलाइज करें और इस वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आएगी, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि 90 प्लस या मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। जिसके बाद फिर एक वीडियो आएगी, इस वीडियो में बताया जाएगा कि जो बच्चे 12th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए रिवीजन कैसे करनी चाहिए एग्जाम से पहले। तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट करो और लाइक करो। ओके, गुड लक।